Okay, good morning to all of you. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning. Good Morning, morning. sir. Good morning. Okay, now yesterday we are discussing about the comparison of Planck's law, Rayleigh-Jean's law, and Wien's law. Okay, today we are going to discuss about the statistical mechanics, principle of statistical mechanics. Okay. ओके बच्चों, बिकॉज ये लेक्चर मैं घर से ले रहा हूँ, तो घर में जो है बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वो सारी साउंड्स आ रही होंगी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the principle of statistical mechanics. Okay, what do you mean by statistical mechanics? Statistical mechanics क्या होता है? मैं मोटा मोटा इस डेफिनेशन को आप देखें. Statistical mechanics is the branch of science which establishes the interpretation of the macroscopic behavior of a system in, in terms of its microscopic properties. Okay, as its name implies, statistical mechanics is not concerned with the actual motion of individual particle of the system, but investigates instead of some average or most probable or statistical properties of the system without going into the interior details of the characteristic of the constituents. And the larger is the number of particles in the physical system considered, the most nearly correct the statistical predictions. अभी समझाऊंगा मैं आपको इसके. And the smaller is the number of particles, degree of freedoms in a mechanical system. The methods of statistical mechanics cease to have meanings. एक्चुअली में क्या मैंने जो बताया, इसका मतलब क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं,
क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन्स की फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू विच हम किसी एक इंडिविजुअल बॉडी का मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो वाला पार्टिकल जिसको कि हम आसानी से उसके पोजीशन के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। बॉल है, तो बॉल की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है तो कहां पे रखा हुआ है, न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटोनियन फिजिक्स। ये तो हो गए, लेकिन हमारी समस्या आती है यदि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और हम उसके बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में जानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। जैसे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में रखे हुए हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स वो तो उसमें भी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, तो हम हम उसकी जो इक्वेशन ऑफ, हम उस सिस्टम, कोई एक सिस्टम है, कोई 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 आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में बंद है मान लो। ठीक है। और उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सभी को मालूम है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी में तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाल करके उसके बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि हम एक एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाल पाए और उसे सॉल्व कर पाए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए कि उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है। तो यही बात हम कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, एज एज इट्स नेम एम्प्लाइज, जैसे कि इसका नाम है, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स इज नॉट कंसर्न विद द एक्चुअल मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में हम बात नहीं करते हैं इसमें। ठीक है। बट इन्वेस्टिगेट, लेकिन हम क्या फाइंड आउट करते हैं इसमें, इंस्टेड ऑफ सम एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल और स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम उस सिस्टम के किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में जानने के बजाय हम जो है एज ए पूरे होल सिस्टम के बारे में, उसकी एवरेज प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टीज और स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। हम किसी एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं करते हैं, हम ऑन एन एवरेज पूरे सिस्टम की बात करते हैं और उसकी हम एवरेज वैल्यूज निकालते हैं, मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टीज निकालते हैं, स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज निकालते हैं। दिस इज अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स है, इसीलिए इसका नाम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पड़ा हुआ है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम इसको इसीलिए कहते हैं। ठीक है। इसमें एक बात गौर करने वाली बात यह है, द लार्जर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फिजिकल सिस्टम कंसिडर्ड। कोई फिजिकल सिस्टम है हमारे पास, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसमें, जितने ज्यादा नंबर हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, उतना हमारा जो ऑब्जर्वेशन है
जो हम उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उतना हम जो है उसके एक्यूरेसी की ओर जाएंगे, उतना हमें उसके बारे में रिजल्ट हमें एक्यूरेट मिलेगा। जितने पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, द स्मॉलर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द मैकेनिकल सिस्टम, द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सीज टू हैव मीनिंग। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम, किसी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, तो उसकी जो एवरेज प्रॉपर्टीज जो हम निकालना चाहते हैं उससे हम थोड़ा दूर जाएंगे, मतलब निकाल तो लेंगे लेकिन उसको बहुत एग्जैक्ट नहीं आएगा। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, उतना उसकी एवरेज प्रॉपर्टीज और उसकी एवरेज वैल्यूज को हम रिजल्ट हमारा जो है वो एक्यूरेट निकलेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। नाउ द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ऑब्वियसली तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि ये लगा लो, जैसे कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या है, द साइज ऑफ द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का साइज कितना होता है, 6 × 10⁻23 पर ग्राम मोल। कितने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, एक एवोगैड्रो में इतने नंबर होते हैं मॉलिक्यूल्स के। तो अब लगा लो कि हम कैसे, हम उसकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ मोशन हम किसी पार्टिकल की निकाल ही नहीं सकते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे निकालेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज करते हैं और उसकी एवरेज वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर दैट इवन ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मैटर्स contain many atoms or molecules. Obviously, it is impossible to follow the motion of all individual particles, but the situation is ideal for the application of method of statistical mechanics. Statistical mechanics से हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना इम्पॉसिबल है, हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज करते हैं और उसकी एवरेज वैल्यूज निकालते हैं, उसकी मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टीज निकालते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज निकालते हैं। ओके, एंड द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आर अप्लाइड to draw inferences and making the deductions of some average or most probable properties of large assembly of electrons, atoms, molecules, quanta. ठीक है, बिफोर द एडवेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी के आने से पहले मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, गिब्स एक्सेट्रा applied statistical mechanics makes the use of classical physics. मैं पहले जब क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आई थी, क्वांटम मैकेनिक्स के आने से पहले जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हम उसे कहते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं हम इसको। तो जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं उसमें अप्लाई किया जाता था ये क्वांटम मैकेनिक्स के आने से पहले। एंड द classical statistics explained successfully many observed physical phenomena like, निकालना है ना, सिस्टम में हमारे पास आइडियल गैस मॉलिक्यूल है, ये तो क्लासिकल केस है ना, आइडियल गैस उसमें हैं सारे। तो इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन सक्सेसफुली many observed physical phenomena like temperature, pressure, etc., but could not explain adequately several other experimentally observed phenomena like black body radiations, specific heat at low temperature, etc. जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जिस स्टैटिक्स को, क्लासिकल स्टैटिक्स को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना में, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी टाइप का। लेकिन बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स सॉल्व नहीं कर पाया। वो वाले फिजिकल फिनोमेना थे हमारे जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्लासिकली सॉल्व नहीं हुआ वो। स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, है ना,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एक्सप्लेनिंग सच फिनोमिना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स, जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स हुई। वो स्टैटिस्टिक्स क्या थी? फॉर एग्जांपल सच फिनोमिना, उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आया बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन फिनोमिना कहते हैं, बोस आइंस्टीन, फर्मी एंड डिरैक, बोस आइंस्टीन, फर्मी एंड डिरैक made new approach, made new approach by using the new quantum idea of discrete exchange of energy between the system। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ये। तो जो फिजिकल फिनोमिना जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज करके सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट एट लोअर टेम्परेचर, तो इनको बोस आइंस्टीन ने और फर्मी डिरैक ने क्वांटम मैकेनिक्स के आइडिया को यूज करते हुए सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये बात आ गई आप लोगों के समझ में? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होती है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या हो गए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वो होते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और हम किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना जहां हमारे पास पॉसिबल नहीं है। मैंने एवोगैड्रो का एग्जांपल दिया, एक एक एवोगैड्रो नंबर इतना होता है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ, तो कितने एवोगैड्रो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज करते हैं, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें एवरेज में मिलता है। मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टीज मिलती हैं उसकी, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, एवरेज प्रॉपर्टीज हमें उसकी मिलती हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना एग्जैक्ट हमारा रिजल्ट आएगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कम होंगे उतना हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट कम आएगा। और उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए भी कंडीशन आ गई, जैसे कि जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, जैसे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, मैक्सवेल क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स, इसमें बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन हुए, लेकिन कुछ फिजिकल फिनोमिना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हमारे सॉल्व नहीं हो रहे थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से हमारे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको बोस आइंस्टीन और फर्मी डिरैक ने वो क्वांटम का जो आइडिया था एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है डिस्क्रीट वाला, वो लगाया, और उसके बाद वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हमारा हो गया। ओके, तो ये हो गया। अभी को अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखने को आए तो लिख लोगे बच्चों? आप लोग कर लोगे बच्चों? ओके बेटा, अब मैं आता हूं आपके पास फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या होता है? तो फेज स्पेस क्या होता है? इन क्लासिकल मैकेनिक्स फेज स्पेस क्या होता है? इन क्लासिकल मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ ए सिस्टम of particles at any given time is completely specified by the knowledge of position and momentum of each of its particle। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम में किसी भी गिवन टाइम में इस कंप्लीटली स्पेसिफाइड, हम उस सिस्टम के बारे में जान सकते हैं क्या नॉलेज होने के बाद? हम उसके पोजीशन और मोमेंटम, पार्टिकल है ना, क्लासिकल पार्टिकल है, तो क्लासिकल पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जेड होते हैं ना, किसी लोकेशन में कहीं है वो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, और उसका एक मोमेंटम होगा, वेलोसिटी होगी। तो अगर हम उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड। और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? तो अगर मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं पोजीशन के, तो मोमेंटम के भी पी एक्स पी वाई पी जेड होंगे, या वेलोसिटी के वी एक्स वी वाई वी जेड होंगे। तो यदि हम उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को
और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को हम जान लें। कौन कौन से? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। यदि हम इसके बारे में हम जान ले तो हम उस स्टेट ऑफ ए सिस्टम, तो हम उसके जो सिस्टम, जिस सिस्टम में वो पार्टिकल है, हम उसको कंप्लीटली स्पेसिफाइड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ओके। ये दिख रहा है बच्चा? यस सर। ओके। एज स्पेस देखिए क्या है यहाँ पे, है? आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट है। ये है, तो क्या है? देखिए, फेज स्पेस की डेफिनेशन देखिए। इन क्लासिकल इन क्लासिकल में ये देखिए, इन क्लासिकल मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल at any given time is completely specified by the knowledge of position and momentum of each of the particles। ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसी टाइम पे हम कैसे जान सकते हैं? उसके, अगर हमें इसके पोजीशन और मोमेंटम मालूम है, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ इट्स पार्टिकल, हर एक पार्टिकल अगर हमें पोजीशन और मोमेंटम मालूम है, तो हम स्टेट ऑफ सिस्टम एट एनी गिवन टाइम इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। ये दो कोऑर्डिनेट्स अगर इनके बारे में हम जान लें, पोजीशन के बारे में और मोमेंटम के बारे में, ठीक है। नाउ द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, तो मतलब उस सिस्टम का किसी एक सिंगल पार्टिकल को हम उठा लें, तो द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय थ्री इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड, मैंने बताया था। एंड द इंस्टेंटेनियस मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय वेलोसिटी कंपोनेंट्स। मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स तो एक्स वाई जेड हो गया, और वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या हो गया? वी एक्स, वी वाई, वी जेड। तो वेलोसिटी कंपोनेंट हम मोमेंटम कंपोनेंट भी लिखते हैं, और मोर कन्वीनियंटली बाय मोमेंटम कंपोनेंट्स।
पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर द स्टेट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, स्टेट ऑफ ए देयरफॉर ये बीच में बच्चे एडमिट करते हैं ना, उससे डिस्टरबेंस हो जाता है। अब मैं कल से क्या करूंगा कि जो जो आ जाएंगे, फिर मैं टाइम होने के बाद मैं एडमिट नहीं करूंगा, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या है यहाँ पे कि द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इज डिटरमाइंड सिंगल पार्टिकल, आपकी कॉपी ये है बेटा। हाँ, तो द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इज डिटरमाइंड बाय थ्री इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, एंड द इंस्टेंटेनियस मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी कंपोनेंट और मोर कन्वीनियंटली बाय मोमेंटम कंपोनेंट्स। तो थ्री थ्री कंपोनेंट तो क्या हो गए, पोजीशन के हो गए, और थ्री कंपोनेंट किसके हो गए, मोमेंटम के हो गए या वेलोसिटी के हो गए। तो फिर हमें क्या जानने की जरूरत है, देयरफॉर द स्टेट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल की बात करें, देयरफॉर द स्टेट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इज देन कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड। तीन है ना, सिंगल पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट के एक्स वाई जेड और मोमेंटम कोऑर्डिनेट के पी एक्स पी वाई पी जेड। एंड एज ए प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वी में इमेजिन सिक्स डायमेंशनल स्पेस, मतलब सिक्स हो गए ना, ये सिक्स कौन कौन से हुए, तीन तो पोजीशन वाले हो गए, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, एज ए प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वी में इमेजिन सिक्स डायमेंशनल स्पेस इन विच डी एक्स डी वाई डी जेड, तीन तो ये वाले हो गए ना, और ये डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, सिक्स डायमेंशनल स्पेस, ये लिखा हो ना, वी में इमेजिन सिक्स डायमेंशनल स्पेस, सिक्स मतलब तीन पोजिशन वाले और तीन मोमेंटम वाले। हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, फेज स्पेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल इन दिस स्पेस, उस स्पेस में जो पार्टिकल की पोजीशन है, विल बी डिस्क्राइब्ड बाय द सिक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो दिस सिक्स डायमेंशनल स्पेस फॉर ए सिंगल पार्टिकल इज टर्म्ड एज द फेज स्पेस। तो इस सिक्स डायमेंशनल स्पेस को, सिंगल पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए जिन सिक्स डायमेंशनल स्पेस की हमें जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं क्या, फेज स्पेस। और फेज, और पर्टिकुलरली द म्यू स्पेस, इसे म्यू स्पेस भी कहते हैं। आप समझ गए, क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल को जानने के लिए, उसके सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है, पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम एक पार्टिकल की बात करें, उसके कंप्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए हमें तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट, तो कितने, सिक्स डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ती है, डीपी डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड in an element of volume and the position of a point particle, एक पार्टिकल की बात हो रही ना, the position of a point particle in this space will be described by the six coordinates x y z p x p y p z and this six dimensional space for a single particle is termed as the phase space और particularly the mu space। आ गया बच्चों समझ में आपके, आ गया? यस सर। यस सर। ये कभी कभी आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी आती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि फेज स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम है जैसे हमारा ना, तो सिस्टम में तो हमारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है, इफ द सिस्टम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच दैट द स्टेट ऑफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्यू है, Q1 Q2 अप टू QF, ये क्या है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो F इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाली, और F मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, F इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, और F मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, P1 P2 PF अप टू PF, है ना। तो देन मैथमेटिकली दीज टू एफ कंबाइंड पोजीशन मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट, मतलब कंबाइंड, मतलब एक एफ हो गया ये पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला, एक हो गया मोमेंटम कोऑर्डिनेट का, तो इनको मिला के मैथमेटिकली टू एफ कंबाइंड पोजीशन मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट may be allowed to define the 2f dimensional space in which the configuration of the system is represented by 2f coordinates। ठीक है, जैसे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, जैसे Q1 Q2 अप टू QF सब मिला देंगे इसको, ये 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया ना, ये 2f कोऑर्डिनेट्स हो गया, 2f डायमेंशनल स्पेस हो गया, ये 2f डायमेंशन। 2f क्यों हुआ, एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला f और एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट वाला f डायमेंशन, तो 2f डायमेंशनल स्पेस इन विच द कॉन्फिगर, ये सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऊपर जो हमने फेज स्पेस हमने करी थी, एक पॉइंट पार्टिकल की बात करी थी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2f dimensional space in which the configuration of the system is represented by 2f coordinates, तो कौन से, Q1 Q2 up to QF, P1 P2 up to PF, and this 2f dimensional space is called the phase space or the gamma space। तो मतलब डेफिनेशन एक ही है दोनों में, यहाँ हमने फेज स्पेस, मतलब समझ में आ जानी चाहिए बात, मेरा कहने का कुल मिलाकर बात ये है, यहाँ पे हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे, यहाँ पे सिस्टम के पास हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हमने पूरा 2f और नंबर ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और नंबर ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स सारे ले लिए, तो उनको मिला के Q1 Q2 QF से P1 P2 PF तक, दिस 2f डायमेंशनल स्पेस और द फेज स्पेस और द गामा स्पेस, एंड द गामा स्पेस कंसिडर्ड to be a conceptual Euclidean space having 2f rectangular axis and any element this space। तो ठीक है, इतना ही समझ में आ जाना चाहिए, है ना, ये यहाँ तक ठीक है। ये तो दिस 2f डायमेंशनल और द फेज स्पेस और द गामा स्पेस, इसको आप समझ लो। तो यहाँ पे अब नीचे से ये इसने थोड़ा सा वो दे रखा था, इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन द फेज स्पेस, द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन द फेज स्पेस, किसी फेज स्पेस में, कोई फेज स्पेस में है, फेज स्पेस में किसी पार्टिकल में हम इंस्टेंटेनियस स्टेट को अगर हम जानना चाहते हैं, ठीक है, इन द फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, उसको हम किसी पार्टिकल, मतलब हमारे पास क्या है, फेज स्पेस है एक, फेज स्पेस में क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड सब है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ठीक है, एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, और हम किसी एक पार्टिकल के वहां पे जाएं हम, है ना, उसके इंस्टेंटेनियस जानना चाहें हम, तो उसको हम कहते हैं क्या, फेज पॉइंट। फेज स्पेस में किसी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्टेट हम जानना चाहते हैं उस पॉइंट पे, तो उसको हम फेज पॉइंट कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कहते हैं, and the number of these phase point per unit volume is called the phase density of these points। okay बच्चों, and an element of volume in the phase space is termed as cell। अब बहुत सारे फेज स्पेस जब हमारे पास होते हैं ना, एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन द फेज स्पेस, फेज स्पेस का कोई एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम है हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में नंबर ऑफ फेज स्पेस होंगे हमारे पास, है ना, नंबर ऑफ फेज स्पेस, तो क्या है, एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन द फेज स्पेस इज टर्म्ड एज द सेल, उसको हम सेल कहते हैं। आ गया बच्चों फेज स्पेस समझ में? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम एनसेम्बल की ओर आते हैं, ठीक है, एनसेम्बल। तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पढ़ा था ना हमने अभी, एक एक पार्टिकल की बात अलग है, और कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एन एनसेम्बल इज, और an ensemble is defined as a collection of large number of microscopically identical but essentially independent systems।
समझे इस बात को? सिस्टम तो हो गया लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एनसेम्बल क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स। एनसेम्बल उससे बड़ी यूनिट हो गई ना। पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए, तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं सिस्टम, और कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एनसेम्बल। लेकिन वो माइक्रोस्कोपिकली, लेकिन इसमें थोड़ी कंडीशन है। एन एनसेम्बल इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, मतलब माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मतलब सिस्टम है ना हमारे पास, तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम कह रहा है। तो जो जो हर एक सिस्टम है तो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल रहते हैं वो सारे पार्टिकल्स उसमें, बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट। सिस्टम अलग अलग होंगे और जो उनके पार्टिकल होंगे वो लगभग आइडेंटिकल होंगे। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एनसेम्बल कहते हैं। बाय द टर्म मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय द टर्म मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकली आइडेंटिकल वी मीन दैट ईच ऑफ द सिस्टम constituting an ensemble satisfies the same macroscopic conditions: volume, energy, pressure, total number of particles, etc. And by the term of identical system means say that system constituting an ensemble are mutually, तो मोटा मोटा आप ये समझ लो, सिस्टम जो होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, एनसेम्बल जो होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? हैविंग माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम, मतलब कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, उसे हम कहते हैं एनसेम्बल। ठीक है, अब मैं इन एन एनसेम्बल, अब वही हम पढ़ रहे थे ना एनसेम्बल, तो in an ensemble the system plays the same role as the non-interacting molecules do in the gas, and the microscopic identity of the system constituting an ensemble may be achieved by choosing the same value of some set of macroscopic parameters which uniquely determine equilibrium state of systems. चलो इतना ये तो इसको ये समझाया उन्हें, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा है। तो मोटा मोटा ये है कि सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनसेम्बल इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स। तो अकॉर्डिंगली जनरली हमारे पास क्या होता है? अकॉर्डिंगली देयर में बी थ्री टाइप ऑफ एनसेम्बल्स, तीन तरह के एनसेम्बल्स होते हैं हमारे पास। आउट ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। तो हमारे पास कितने प्रकार के एंसेम्बल होते हैं जनरली? तीन तरह के, एक तो माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा कैनोनिकल और तीसरा ग्रैंड कैनोनिकल। तीन तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीन तरह के हमारे पास एंसेम्बल होते हैं। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंसेम्बल इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स, एंड देयर में बी थ्री टाइप ऑफ एंसेम्बल। तीन तरह के हमारे पास एंसेम्बल होते हैं। कौन कौन से? एक माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, ये हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या होता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या होता है? माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये तो हमें पता ही है कि क्या है, कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम होता है। लेकिन माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये देखो ये बना हुआ ना यहाँ पे, हैविंग सेम एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये देखो ये दे रखा ना यहाँ पे, ये एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है? ये बॉक्स के अंदर बना हुआ है, ये क्या है? ये एक सिस्टम है। ये जो दूसरे बॉक्स में बना हुआ है ये क्या है? ये भी एक सिस्टम है। जो तीसरे बॉक्स में बना हुआ है ये भी क्या है? ये भी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है। तो ये सारे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, तो इन ये सारा कलेक्शन एक साथ है ना, ये सारे सिस्टम है ना, सारे के सारे सिस्टम एक साथ है। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम
एसेंशियली इंडिपेंडेंट, हैविंग सबकी जो है सबका एक कॉमन बात होगी, हैविंग सेम एनर्जी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम, सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम है ये एक दूसरे से, और सबकी क्या है, हैविंग सेम एनर्जी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सबका क्या है, सेम एनर्जी है, वॉल्यूम है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट आर पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, ऑब्वियसली मैंने कहा था। एंड द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ए माइक्रोकेनिकल, अब इसमें बात याद रखने वाली बात है कि पहली बात तो यह है कि it is a collection of large number of essentially independent systems having same energy volume and number of particles, and all systems are independent to each other, and the individual system of a microcanonical ensemble में क्या होता है, the individual system of a microcanonical ensemble are separated by rigid impermeable and well insulated wall। तो देखिए ये जो इनकी वॉल है ना यहाँ पे सारे ये जो जितने हैं ये सारे रिजिड है, इम्परमिएबल है और वेल इंसुलेटेड है, मतलब कोई भी पार्टिकल इधर से उधर नहीं जा सकता है। इन माइक्रो in microcanonical ensemble, the individual system of a microcanonical ensembles, the walls are separated by rigid, impermeable and well insulated walls। इस हिसाब से होंगी such that the values of EV and N for a particular system are not affected by the presence of other system। इसकी वॉल इस हिसाब से होंगी कि जो ईवी एंड है इसके, ई मतलब एनर्जी, वी मतलब वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम है, एक दूसरे से मिक्सिंग ना हो, अफेक्ट ना हो ये। तो इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल द वॉल्स ऑफ ईच सिस्टम्स आर वेल सेपरेटेड बाय रिजिड, इम्परमिएबल एंड वेल इंसुलेटेड वॉल, ठीक है। इन सच दैट द वैल्यू ऑफ ई, वी एंड एन फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सिस्टम। तो ये हो गया हमारा क्या, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। तीन तरह के एंसेम्बल हमने बताए थे जनरली, तो ये एक पहला वाला ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल हमने बताया। दूसरे की अगर हम बात करें कैनोनिकल एंसेम्बल की, पहले माइक्रो कैनोनिकल है वो हमने पढ़ा। कैनोनिकल एंसेम्बल में क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का। इसमें क्या है, हैविंग द सेम टेम्परेचर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। माइक्रो कैनोनिकल में क्या था, एनर्जी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, ठीक है, हर एक सिस्टम में। इसमें क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम टेम्परेचर वॉल्यूम एंड द सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये वाला फिगर दे रखा ना, टेम्परेचर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। It is a collection of large number of essentially independent systems having same temperature, volume and number of particles। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्परेचर सेम है सबका ना, जब टेम्परेचर सेम है तो द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑल द सिस्टम्स कैन बी अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग ईच इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ए लार्ज हीट रिजर्वायर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इनका क्योंकि ये टेम्परेचर सेम है सबका ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर में आ जाएंगे, और ब्रिंगिंग फॉर ऑल द सिस्टम्स इन द थर्मल कॉन्टेक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे के थर्मल कॉन्टेक्ट में ये सब के सब आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि द इंडिविजुअल सिस्टम, इंडिविजुअल मतलब एक सिस्टम, द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ए कैनोनिकल एंसेम्बल आर सेपरेटेड बाय रिजिड, ये जो हर एक सिस्टम है रिजिड, इम्परमिएबल बट कंडक्टिंग वॉल्स। मतलब कंडक्टिंग वॉल हमने क्यों कहा, क्योंकि टेम्परेचर एक्सचेंज हो जा रहा है एक जगह, क्योंकि सारे के सारे एक ही कॉमन टेम्परेचर में है ये, तो टेम्परेचर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में टेम्परेचर हमारा एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो द वॉल इन कैनोनिकल एंसेम्बल the individual system of a canonical ensemble are separated by rigid, impermeable but conducting walls। wall conducting है, as the separating walls are conducting, ये जो separating walls है ये वाली और ये वाली, जो as the separating walls are conducting, heat can be exchanged between the systems and as a result all the systems will arrive at a common temperature। so this is all about the canonical ensemble, इसे हम कहते हैं canonical ensemble, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कैनोनिकल एंसेम्बल। तीसरा था हमारा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल क्या होता है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग सेम, ये देखो ना
सिस्टम है, ये सारे सारे कलेक्शन है सबका। तो इट इज a collection of large number of essentially independent systems having same temperature, volume and chemical potential mu and chemical potential mu। अभी समझाता हूँ। and the individual system, ये जो हर एक का इंडिविजुअल है, द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ए ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल आर सेपरेटेड बाय, ये जो इनकी वॉल होंगी आपस में कैसे सेपरेट होंगी, रिजिड, रिजिड होगी, परमिएबल एंड कंडक्टिंग वॉल्स। इसकी वॉल कैसे होगी, रिजिड, परमिएबल और कंडक्टिंग। देखो तीनों में डिफरेंस आ रहा है ना। हमने माइक्रो कैनोनिकल पढ़ा, फिर कैनोनिकल पढ़ा, और फिर हम ग्रैंड कैनोनिकल पढ़ रहे हैं। तो इसमें इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट systems having same temperature, volume and chemical potential, and the individual system of a grand canonical ensemble are separated by rigid, permeable and conducting walls। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एज अ सेपरेटिंग वॉल्स आर कंडक्टिंग एंड परमिएबल, इस केस में जो हमारी वॉल्स हैं इंडिविजुअल सिस्टम की, वो क्या है, कंडक्टिंग है और परमिएबल है। कंडक्टिंग का मतलब ये होगा कि हीट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, हीट एक्सचेंज होगी। और क्योंकि वॉल परमिएबल है, परमिएबल मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वॉल परमिएबल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं, परमिएबल कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं। तो तीसरा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो टेम्परेचर तो सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हमारे एक्सचेंज करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो किसी एक सिस्टम की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, कोई भी सिस्टम हो उसकी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो जब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज करेंगे आपस में, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं, चेंज हो सकती हैं, चेंज होने की संभावना है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर सिस्टम का एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी, तो दिस इज व्हाट म्यू, केमिकल पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये केमिकल पोटेंशियल वही है, केमिकल पोटेंशियल हमने इसको नाम दिया है। तो केमिकल पोटेंशियल ये वही है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, तो उसको हमने केमिकल पोटेंशियल नाम दिया है। तो टी वी एंड म्यू ये वही वाला केमिकल पोटेंशियल है। इट इज a collection of large number of essentially independent systems having same temperature, volume and chemical potential mu। एंड याद रखने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात यह है, द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल आर सेपरेटेड बाय रिजिड, permeable and conducting walls, and as the separating walls are conducting and permeable, the exchange of heat energy uh, as well as that of particles between the systems takes place in such a way that all the systems arrive at a constant temperature T and chemical potential mu। ठीक है, तो दिस इज द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, इसे हम कहते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। अब द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एंसेम्बल्स कैन बी हैड आफ्टर ए कंप्लीट स्टडी ऑफ लियोविलीज थ्योरम, आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, तो फेज स्पेस हमने पढ़ा, उसके बाद एंसेम्बल हमने पढ़ा, एंसेम्बल कितने तरह के होते हैं हमने पढ़ा। आप लोगों के समझ में आया ये बच्चों, आ गया? यस सर। दिखाई भी दे रहा है आपको मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें? यस सर। ओके ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर फिर यहीं फिनिश करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं आज का लेक्चर यहीं फिनिश कर रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू सर। तो कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, क्वेरी पूछना हो पूछ सकते हैं। सर जैसे मंडे से ऑफलाइन क्लासेस हो रही है ना? अच्छा, मंडे से हो रही हैं? जी तो सर। फिर ऑफलाइन पढ़ाएंगे आपको? हाँ तो तो ऑफलाइन क्लास की की टाइमिंग टाइमिंग वो हेड सर बताएंगे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।